जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का पुनः स्वागत है ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। विज्ञान की इस क्लास में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कोशिकांग में मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए, जीन एवं क्रोमोसोम के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो विज्ञान का क्लास है अभी कोशिका वाला टॉपिक चल रहा है और कोशिका के पिछले हमारे दो वीडियो बन चुके हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने कोशिका के सामान्य परिचय, कोशिका के प्रकार एवं कोशिका के संगठन के बारे में चर्चा किया था। आज उसके बाद हम लोग दूसरे क्लास में प्रमुख कोशिकांग के बारे में चर्चा किए थे और प्रमुख कोशिकांग में हमने माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका और भी अन्य कोशिकांगों के बारे में हमने चर्चा किया है। कोशिका वाले टॉपिक का आज ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम मुख्य रूप से डीएनए, आरएनए, जीन एवं क्रोमोसोम के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे क्लास को, और जिन्होंने पिछला जो वीडियो नहीं देखा है वो जा करके दो वीडियो जरूर देखें ताकि आज का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में। चलिए तो आज का क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले डीएनए के ऊपर। तो पहले ये जानते हैं कि ये डीएनए होती क्या है और हमारे शरीर में यदि डीएनए है तो उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है इसका पहले तो हम फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। तो डीएनए मतलब होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है जी डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए है, डीएनए जो होता है मुख्य रूप से हमारे कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। डीएनए कहाँ पे होती है? कोशिका के केंद्रक में होती है। और ये जो डीएनए है यह एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, डीएनए एक प्रकार का क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ। देखिए, हमारे शरीर की सबसे न्यूनतम संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई हमारी कोशिका होती है। ठीक है, और उसी कोशिका से ही किसी न किसी जीव का निर्माण हुआ है। तो कोशिका में केंद्रक होती है, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? हमारा केंद्रक। ठीक, तो कोशिका के केंद्रक में, जैसे कि यदि मैं चित्र बनाना चाहूं तो एक बार थोड़ा देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है? कोशिका है। तो कोशिका में उपस्थित है क्या? यहाँ पे केंद्रक। तो इस केंद्रक में दो चीजें होंगी, एक होगा आपका डीएनए और एक होगा आपका आरएनए। ठीक है जी, केंद्रक में क्या चीज होगा? एक डीएनए होगा और एक आरएनए होगा। और ये दोनों के दोनों ही क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ। ठीक, अब ये अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचनाओं को ले जाने का काम करें। ठीक है, जैसे कि अब हमारे माता पिता से हमारे अंदर में जो भी गुण आया है, जैसे हमारा आंख कैसा दिखता है, बाल कैसा है, नाक, मुंह, हमारा आवाज कैसा है, हमारे शरीर की संरचनाएं कैसी है, इन अनुवांशिक गुणों को, इन अनुवांशिक प्रॉपर्टीज को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में जो चीज मदद करे वो होंगे अनुवांशिक पदार्थ। और इन अनुवांशिक पदार्थों में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? एक हमारा डीएनए है और एक आरएनए। सबसे महत्वपूर्ण यदि अनुवांशिक पदार्थ क्या है पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? डीएनए। तो हम आपको क्या समझा रहे थे कि कोशिका के केंद्रक में आपका होता है डीएनए और होता है आपका आरएनए। तो इसी डीएनए के बारे में आज हम लोग सबसे पहले क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो डीएनए का हमारा फुल फॉर्म क्या होगा जी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और सबसे प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। अभी हमने समझाया कि अनुवांशिक पदार्थ जितने भी हैं उनमें सबसे प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ कौन है? हमारा डीएनए। डीएनए के यदि हम काम की बात करें तो डीएनए काम क्या करता है? अनुवांशिक सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। कहने का मतलब जनक से संतानों में ले जाने का काम करता है। ठीक है, डीएनए का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? अनुवांशिक सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाने का काम करता है कि एक जनक से संतान में कौन कौन से गुण जाएंगे, किस क्रम में जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी चीजों का जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? डीएनए के ऊपर होता है। अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित व नियंत्रित करता है। ठीक है, क्या करता है? अनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करेगा, उनको नियंत्रित करेगा और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में मदद करता है, काम करता है। ये आपका प्यारा डीएनए। ठीक है, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। अभी हमने आपको चित्र में समझाया कि केंद्रक में होता है आपका क्या? डीएनए। ठीक है, तो डीएनए किसमें होती है? आपके केंद्रक। ठीक है, ध्यान से समझ।
डीएनए जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है जब जनक से संतान में कोई सूचना जाती है। जैसे समझिए, यदि डीएनए ना होता तो क्या होता, जैसे जैसे डीएनए क्या करता है, जैसे अब हम इंसान हैं, ठीक है, तो मान लो मैं या आप या कोई भी, जब हम अपने माता पिता के गर्भ में थे तो सबसे पहले हमारे शरीर के निर्माण होने से पहले एक भ्रूण था। उस भ्रूण में धीरे 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 डेवलप होते होते क्या बना, हमारा शरीर। तो शरीर अब एक बार में तो तुरंत से नहीं बन गया होगा ना, कि तुरंत से सिर बन गया, इधर हाथ निकल गए, इधर पैर। ये चीजें क्या होंगे, क्रम से हुई। पहले सिर बना होगा, धड़ बना होगा, फिर धीरे धीरे पेट, हृदय, शरीर के विभिन्न अंग बने होंगे, हाथ पैर। तो ये बनता कैसे है, कब बनेगा, जैसे समझिए अब बाल हमारे चेहरे में नहीं है, बाल कहाँ पे, हमारे सिर में, ठीक। अब चेहरे पे बाल क्यों नहीं आया? जैसे हमारी उंगलियां हैं, उंगली कितनी है, 5 है, 6 क्यों नहीं हुआ? समझ में आ रही बातें? ये सारी चीजों को देख रेख करना, मैनेज करना कि उंगली 5 रहे, बाल सिर में उगे, बातें समझ आ रही? पैर हमारा नीचे हो, किसी को ऊपर ना हो जाए। तो ये सारी चीजों को जिम्मेदारी देखने की किसकी होती है, डीएनए की होती है। तो डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसीलिए इसको हमने क्या कहा है, सबसे प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ। समझ में आ गई बातें यहाँ तक? तो डीएनए क्या काम कर रहा है, आनुवांशिक सूचनाओं को जन्म पत्री की भांति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कर रही है, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित व नियंत्रित करने का काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम डीएनए की बात करें तो डीएनए को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं भाग नहीं कहूंगा, ये समझने के लिए डीएनए में क्या क्या चीजें होती है। तो डीएनए में 3 चीज होगा, एक होगा शुगर, शक्कर, सब खाते हैं चाय में डाल डाल के सुबह। तो डीएनए में क्या होता है, शुगर, इसके अलावा एक तत्व होता है और इसके अलावा इसमें क्षार, 3 चीजें पूछेगा आपको एग्जाम में। डीएनए में मुख्यतः कितनी चीजें पाई जाती हैं, तो आप क्या जवाब देंगे, 3 चीजें। क्या क्या होगा, एक शुगर होगा, एक तत्व होगा और एक क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यदि हम डीएनए की शुगर की बात करें तो डीएनए में शुगर होता है, उसका नाम है डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डीएनए के शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोस। इसके फुल फॉर्म से याद रखना, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो आपको डीऑक्सीराइबोस लेना है, समझ में आ रहा है? बोलेगा डीएनए में शुगर होता है, उसका नाम क्या है, क्या नाम बताएंगे आप, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए में यदि एलिमेंट की बात करें, तत्व की बात करें, तो इसमें फास्फोरस होता है, लेकिन ये डायरेक्ट फास्फोरस के रूप में नहीं होता, यह है फास्फेट के रूप में होती है। समझ आ रहा है? डीएनए में एक तत्व होता है फास्फोरस, लेकिन किस फॉर्म में होती है, तो फास्फेट के फॉर्म में होती है। चलिए, 2 चीजें हमने देखा, शुगर क्या देखा, डीऑक्सीराइबोस, एलिमेंट क्या देखा, फास्फोरस, जो किस रूप में हो रही है, फास्फेट के रूप में जमा होती है। ठीक, अब अगला बात करते हैं हम, डीएनए में क्षार होता है बेस। तो ध्यान से समझना, डीएनए में होती है नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, डीएनए में क्या होती है, नाइट्रोजनी क्षार। अब ये नाइट्रोजनी क्षार को हम 2 प्रकार से अलग अलग नाम में पढ़ेंगे। एक होता है प्यूरिन, ठीक है, एक होता है प्यूरिन अथवा यूरिन। ठीक है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरेडेमिन। एक होता है प्यूरिन और एक होता है पाइरेडेमिन। ठीक, प्यूरिन में क्या क्या होता है, एजी करके याद रखना। ठीक है, प्यूरिन में क्या याद रखना है, एजी। ए मतलब एडिनिन, जी मतलब गुआनिन, 2 क्षार हो गए। ठीक है, यहां पे डीएनए में यदि नाइट्रोजनी क्षार की संख्या की बात करें तो टोटल 4 होता है। एक है एडिनिन, दूसरा है गुआनिन, तीसरा है थाइमिन और चौथा है साइटोसिन। AGTC, AGTC, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। साथ में बोलिए एक बार, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार हमारे डीएनए में उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए में क्या क्या चीज हो गया, शुगर, डीऑक्सीराइबोस, एलिमेंट फास्फोरस जो फास्फेट के फॉर्म में होती है, नाइट्रोजनी क्षार जो 4 होती है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। चलिए यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। यदि हम डीएनए के बारे में बात करें तो सबसे पहली बार डीएनए का जो अवलोकन किया था उस आदमी का नाम था कार्लसबर्ग। याद रखेंगे, डीएनए का प्रथम अवलोकन किसने किया करके पूछेगा तो कार्लसबर्ग। ये सिर्फ अवलोकन किया, देखा था, छोड़ दिया था, कुछ नहीं बताया था उसके बारे में। समझ में आ रहा है? डीएनए की खोजकर्ता की यदि हम बात करें तो फ्रीडरिक मिसर का नाम मिलता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल,
द्विसूत्री संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल या डीएनए का द्विसूत्री संरचना दो लोगों ने दिया, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। नाम याद रखेंगे। आपको याद होगा 10वीं के विज्ञान में हम लोग डीएनए आरएनए पढ़ते थे, तभी से हमको इसका फुल फॉर्म याद हुआ है ना। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल द्विसूत्री संरचना किसने दिया? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। आपने 10वीं के विज्ञान के बुक में इस तरीके से संरचना चित्र देखा होगा। यही है आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए यहाँ पे आएंगे। अभी डीएनए पाया जाता है, ठीक। तो डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है? केवल केंद्रक में डीएनए होती है क्या? नहीं, केंद्रक के अलावा भी अन्य दो जगह जहां पे डीएनए उपस्थित होता है, ठीक है। तो डीएनए जो है केंद्रक में होता है, यह भी हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। तो डीएनए किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाई जाती है। मतलब ये भ्रम में मत रहिए कि डीएनए केवल कोशिका के केंद्रक में होता है, नहीं, इसके अलावा भी अन्य जगह पे होता है ना। तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित होता है? डीएनए उपस्थित है, ठीक। चलिए, तो अभी हमने आपको बताया कि डीएनए का द्विसूत्री संरचना डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने। तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो ये है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। इधर देखिए, ये क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब इस डबल हेलिक्स मॉडल में आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब देखना है, हालांकि इतना डिटेल से तो शायद किसी एग्जाम में पूछेगा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसमें आपको ये जो लाइन दिखाई दे रहा है यहां से, इसको कहते हैं सूत्र, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सूत्र। रस्सी नुमा संरचना ये जो दिखाई दे रही है, इसको कहा जा रहा है सूत्र कहते हैं। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे तो इसका नाम यहाँ पे विज्ञान की भाषा में क्या दिया गया है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ध्यान रखना, ये जो चीज रस्सीनुमा संरचना है, इसको हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। फिर से बोलिए, क्या बोल रहा है? न्यूक्लियोटाइड, ठीक। यहां तक समझ आ गया? अब ध्यान से समझिए, ये जो चीज दिखाई दे रहा है, ये कुंडली नुमा संरचना, ठीक है। ये जो दिख रहा है यहां से यहां तक, और यहाँ पे यहां से लेकर के पूरा यहाँ तक, और यहाँ पे यहां से लेकर के पूरा यहाँ तक, इसे कहते हैं कुंडली, ठीक है। कुंडल या कुंडली, ध्यान रखिए, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं? यहां से यहां तक की जो संरचना, इसको हमने क्या कहा है? कुंडली। अब ध्यान से समझना, ये जो रस्सीनुमा संरचना है, इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जा रहा है, ठीक है। और एक कुंडली से दूसरे कुंडली का ये जो मिलने वाला जगह है, एक कुंडली से दूसरे कुंडली का जो ये जो मिलने वाला जगह, ये वाला जगह, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इस जगह को कहा जाता है क्रोमेटिन। ध्यान से समझिए, ठीक है। इस जहां पे दो कुंडली मिलता है, दो कुंडली के मिलने की जगह को क्या कह रहा है? क्रोमेटिन। और रस्सीनुमा संरचना को क्या कहा जा रहा है? न्यूक्लियोटाइड। इतनी बातें समझ आ गई? चलिए अब समझते हैं। इसमें जब एक कुंडली से दूसरे कुंडली के बीच की दूरी देखी जाए, एक कुंडली से लेकर के दूसरे कुंडली के बीच की दूरी की बात करें, तो यह होता है 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक कुंडली से दूसरे कुंडली के बीच की दूरी कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। और यदि यहीं पर हम एक सूत्र से दूसरे सूत्र की दूरी की बात करें, ठीक है, ध्यान समझ, ये एक सूत्र है और ये एक सूत्र है, एक सूत्र से दूसरे सूत्र की दूरी की बात करें तो ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। ध्यान से समझना, एक सूत्र से दूसरे सूत्र की जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है? 20 एंगस्ट्रॉम। और यहीं पर ध्यान से समझेंगे, ये जो चीज हमने लाइन खींचा है, 1 2 3 4, ये नाइट्रोजनी क्षार है। अभी हमने आपको बताया इसमें कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं? डीएनए में 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यही चारों क्षार है जी, 1 2 3 4। तो इन क्षार के बीच में, इन क्षार के बीच की जो दूरी होती है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजनी क्षार के बीच की दूरी बोलेगा तो 3.4 एंगस्ट्रॉम, दो सूत्रों के बीच की दूरी बोलेगा तो 20 एंगस्ट्रॉम, और कुंडली के बीच की दूरी बोलेगा तो 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। तो ये इस तरीके से हमने अभी तक समझा, किसको? डीएनए के बारे में समझ आ रहा है।
तो डीएनए आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा जानकारी है, ध्यान से समझेंगे, हो सके तो नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम इससे बाहर शायद ही पूछेगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हमने सबसे पहला आनुवांशिक पदार्थ जिसको हमने क्या नाम दिया है, डीएनए, डीएनए को चर्चा किया, डीएनए पर हमने अभी क्या किया है, चर्चा की, ठीक। चलिए, अब डीएनए के बाद में आगे हम लोग देखेंगे आरएनए के ऊपर, ठीक। किसके ऊपर चर्चा करेंगे, आरएनए के ऊपर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो अभी हमने किसको समझा, डीएनए को, ठीक है। हमारा सबसे प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। हमने डीएनए के बारे में पूरा डिटेल से देखा, जो कि केंद्रक में उपस्थित होता है। अब केंद्रक में एक और आनुवांशिक पदार्थ होता है जिसका नाम क्या है, आरएनए। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। जैसे डीएनए मतलब डीऑक्सी होता है, लेकिन इसमें डीऑक्सी होता है। आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हमने आपको बताया कि कोशिका के केंद्रक में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए होता है। तो आरएनए भी किसमें होगा, केंद्रक में होगा, ठीक। और यह भी क्या है, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। तो आरएनए क्या है, आपका आनुवांशिक पदार्थ है जो कि केंद्रक में उपस्थित होती है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण व अभिव्यक्ति में मदद करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, आनुवांशिक सूचनाओं के अभिव्यक्ति एवं स्थानांतरण में सहायता करता है, मदद करता है। अभी हमने डीएनए के बारे में क्या पढ़ा था, आनुवांशिक सूचनाओं को संग्रहित करना एवं नियंत्रित करना, संग्रहित करना एवं नियंत्रित करना किसका काम है, डीएनए का। और इसका काम क्या है, उन्हीं सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी मतलब जनक से संतान में स्थानांतरण करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, आरएनए की होती है। आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण व अभिव्यक्ति में क्या करता है, मदद करता है। समझ में आ रहा है। देखिए एक चीज समझना आपको, हमने आपको शुरू में बोला जितने भी आनुवांशिक पदार्थ है ना, इनका यही काम है आनुवांशिक गुणों को, जेनेटिक जो क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, उनको क्या करना, जनक से संतान तक ले जाने में मदद करना, ठीक। समझ में आ गई। तो आरएनए का हमने क्या काम देखा, आनुवांशिक सूचनाओं के स्थानांतरण व अभिव्यक्ति में मदद करना, ठीक है। अभी हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, तो डीएनए क्या होता है, द्विसूत्री संरचना होती है, जिसमें हमने 2 सूत्र देखा था। लेकिन इसके विपरीत हमारा जो आरएनए है वह एक सूत्री संरचना होती है। यह देखिए, ये आरएनए की एक सूत्री संरचना, ये समझ आ रहा है। अभी हमने डीएनए देखा तो डीएनए में क्या था, 2 सूत्री संरचना था, लेकिन हमारा आरएनए क्या है, एक सूत्री संरचना होती है। समझ में आ रही बातें, ठीक। यदि हम आरएनए का कार्य की बात करें तो आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। समझ में आ रही बातें, आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जी, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण। अब ध्यान देना, हमने कल के क्लास में आपको पढ़ाया है राइबोसोम के बारे में। कोशिकांग है, एक कोशिका का अंग है जिसका नाम क्या है, राइबोसोम। और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब यहां ध्यान से समझिए, आरएनए के फुल फॉर्म में यहाँ पे राइबोस, राइबोस, ठीक है। समझ में आ रहा है, राइबोस। इस राइबोस का मतलब समझना, इस राइबोस का मतलब क्या है आपका, राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। वही काम किसके साथ मिलकर हो रहा है, आरएनए के साथ मिलकर। समझ आ रहा है। तो आरएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक। यदि हम आरएनए की शुगर की बात करें तो राइबोस, जैसे डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर था, वैसे आरएनए के शुगर का नाम क्या है, राइबोस। आरएनए में भी 4 प्रकार के क्षार होते हैं, केवल आपको थाइमिन को चेंज करना है, थाइमिन के जगह में यूरेसिल करना है, बाकी सेम टू सेम। जैसे आरएनए में देखा हमने क्या क्या देखा, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो यहां पर भी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तीनों सेम है, चेंजेस केवल क्या है, यूरेसिल। थाइमिन के जगह में इसमें क्या आ जाता है, यूरेसिल। इसका मतलब ये हुआ, डीएनए से यदि आरएनए बनाना है तो थाइमिन को निकाल दो, यूरेसिल डाल दो, तो क्या बन गया, आरएनए बन गया। अब आरएनए से डीएनए बनाना है तो आरएनए में क्या है, यूरेसिल, यूरेसिल को निकाल दो, उसके जगह में क्या बन गया, थाइमिन। तो डीएनए से आरएनए बन गया, आरएनए से डीएनए बन गया। ये भी अपने आप लोग भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आरएनए में कितनी क्षार होती है, 4, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। समझ में आ रही बातें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि हम आरएनए के प्रकार की बात करें तो आरएनए कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, प्रकार यहां पे बात कर रहे हैं ना। ठीक है, आरएनए कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक है एमआरएनए, एक है टीआरएनए और एक है आरआरएनए। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिए, नस नस में घुसाना है आपके, डीएनए अंदर जीन तक जाना चाहिए। ठीक है, तो आरएनए कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। एम टी आर, क्या बोलेंगे? एम टी आर, एम आर एन ए, टी आर एन ए, आर आर एन ए। ठीक, एम मतलब होता है मैसेंजर, टी मतलब होता है ट्रांसफर और आर मतलब होता है राइबोसोम। समझ में आ रहा है? मैसेंजर, ट्रांसफर, राइबोसोम। अब सबके अलग अलग अपने अपने काम है, ध्यान से समझना। एमआरएनए का जो काम है वह पहचान करना है। किसकी पहचान करना है अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले जो लिखा है उसको देखिए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक ले जाता है। ठीक, क्या बोल रहे हैं? मैसेंजर आरएनए डीएनए की सूचना को, अब डीएनए में कौन सा सूचना है बताइए? अनुवांशिक सूचना। बहुत बढ़िया। ठीक, अभी हमने पढ़ा ना, डीएनए में कौन सी सूचनाएं होती है? अनुवांशिक। तो मैसेंजर आरएनए क्या करती है? डीएनए की सूचना को राइबोसोम तक लेकर के जाती है। ठीक, चलिए ये इसका काम हो गया। टीआरएनए क्या करता है? ट्रांसफर मतलब परिवहन करने का काम करते हैं। कैसे? साइटोप्लाज्मा से एमिनो एसिड को, क्या बोल रहे हैं? एमिनो एसिड को राइबोसोम तक लेकर के जाने का काम करता है। कौन करता है? ट्रांसफर। ध्यान रखना, किसको लेके जा रहा है? एमिनो एसिड को लेके जा रहा है। किसको लेके जा रहा है? एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा एमआरएनए का काम, हमने देखा टीआरएनए का काम। चलिए अब अगला देखते हैं क्या? आरआरएनए का काम, राइबोसोम आरएनए का काम क्या है? तो इसका यही काम होगा, राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक, समझ आ रहा है? आरआरएनए का काम क्या है जी? राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक भाई, क्योंकि ये राइबोसोम ही तो प्रोटीन को उत्पादन करेगा अंतिम रूप से। समझ में आ रही ना बातें? तो जब तक राइबोसोम नहीं बनेगा प्रोटीन कैसे बनेगा? अब प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का संश्लेषण कैसे करेगा? तो अंतिम रूप से आरआरएनए का काम क्या होता है? राइबोसोम का निर्माण करना। समझ में आ रहा है? तो अभी हमने देखा आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एक क्या होता है आपका? राइबोस आरएनए। ठीक है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। चलिए अब यहां पे एक चीज समझना, जब हमने पोषण वाला टॉपिक पढ़ा था विज्ञान में, यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चेक कर सकते। ठीक है, पोषण वाले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था प्रोटीन, CHON। प्रोटीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CHON। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वास्तविक में एमिनो एसिड होता है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है? एमिनो एसिड होता है, जो 20 प्रकार के अलग अलग तत्वों से मिलकर के बनी होती है। ठीक, तो जो एमिनो एसिड होता है वह 20 प्रकार से होते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में बाई डिफॉल्ट पहले से मौजूद होता है, अनावश्यक होता है, बिना मतलब का, बिना काम का, फालतू का हमारे शरीर के अंदर वो जगह बना के बैठा। ठीक है, तो ध्यान रखना, एमिनो एसिड टोटल कितने होते हैं? 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 10 हमारे शरीर में पहले से होते हैं, जिनका कोई काम नहीं है। काम का जो चीज होता है हम भोजन से प्राप्त करते हैं, और ये कितना होता है? 10 10 10 20। तो 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड जो अलग अलग तत्वों से मिलकर क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है, और यही एमिनो एसिड ही एक्चुअल में क्या होती है जी? प्रोटीन होता है। ये एमिनो एसिड ही एक्चुअल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इस प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कौन कर रहा है? आपका आरएनए एवं राइबोसोम कर रहा है। समझ में आ रही बातें? ठीक है, तो एक्चुअल में हमने बोला कि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन एक्चुअल में क्या होता है? एमिनो एसिड होती है। ठीक है, इस एमिनो एसिड की पहचान करना कैसे? अब ध्यान से समझना, 10 तो शरीर में पहले से है, कोई काम का नहीं है, फालतू बेमतलब पड़ा है। ठीक, अब जैसे हमने कोई खाना खाया, उस खाना के माध्यम से जो एमिनो एसिड आ रहा है उसकी पहचान करेगा। कौन करेगा? mRNA। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, यही तो पहचान करेगा। जब तक ये पहचान नहीं करेगा तब तक मतलब हमारे शरीर में फिर प्रोटीन का उत्पादन ही नहीं होगा। ठीक, तो अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? mRNA। और पहचान करके उसको अपने पास रख लेता है, सेव कर लेता है। ठीक है, पहचान करके अपने पास रख लेगा, और अपने पास रखने के बाद में उसको किसको दे देगा? टीआरएनए को ट्रांसफर। फिर वो क्या करेगा? ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, टीआरएनए उन्हीं एमिनो एसिड
को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा और कहां तक लेके जाएगा, राइबोसोम। और आरएनए किसके निर्माण करेगा, राइबोसोम का निर्माण करेगा। और यही राइबोसोम हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, प्रोटीन का उत्पादन करेगा और हमारे शरीर में नए नए कोशिका, नए नए ऊतक का क्या होगा, निर्माण होगा। समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो ये हमने जाना किसके बारे में, पूरा पूरा जानकारी आरएनए के बारे में। थोड़ा इधर देखिए, ये एक हमने संरचना बनाया है। ये संरचना एक्चुअल में क्रोमोसोम का संरचना है। मतलब जैसे देखिए, ये मान लो आपकी कोशिका है, तो कोशिका के बीच में क्या है, केंद्रक। इस केंद्रक में डीएनए है, आरएनए है। और ये जो डीएनए और आरएनए है एक्चुअल में कोई अलग से चीज नहीं है, ये जो है ये क्रोमोसोम का ही हिस्सा होता है। ठीक है, समझ आ रहे हैं? जब वैज्ञानिकों ने केंद्रक की खोज की, तो केंद्रक को जब और जूम करके डिटेल करके देखा, तो उसमें रस्सी नुमा, धागे नुमा एक संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, क्रोमोसोम। और जब क्रोमोसोम को और ज्यादा डिटेल से देखा गया, तो पता चला उसमें इस तरीके से गोल 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 ऐसे संरचना होती है, जिसको इन्होंने नाम दिया क्या, डीएनए। और इसी डीएनए को और खींच दिया, समझ, जैसे स्प्रिंग को खींचते नहीं है जी, तो ऐसे खींच दिए तो पता चला इस तरीके से संरचना है। और इसके बीच में 4 चीजें इस तरीके से होती है, जिसको अभी हमने क्षार कहा था। ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल निकल गया। समझ आ रहे हैं? और इसी में क्या चिपका होता है, जीन। ठीक है, अभी जीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके अंदर में मतलब उसी में क्या चिपकी हुई होती है, जीन। चलिए, तो समझ लें, ये कोई अलग से चीज नहीं, एक्चुअल में सभी के सभी चीजें क्रोमोसोम से ही जुड़ी हुई है। ठीक है, तो क्रोमोसोम का एक हिस्सा होता है डीएनए। और डीएनए को जब हम ज्यादा विस्तार करते हैं, तो ये होता है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें 4 क्षार। ठीक है, और इसी में आपका क्या चिपका होता है, जीन। चलिए, तो आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे इसी के बारे में, जीन के बारे में। और जीन के बाद में अगला हम चर्चा करेंगे क्रोमोसोम के बारे में। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको आरएनए अच्छे से समझ में आ गया। आरएनए का सबसे प्रमुख कार्य क्या है, तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने क्या चीजें चर्चा की, डीएनए और आरएनए के बारे में। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इससे अच्छा हम लोग जीन और क्रोमोसोम को अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, नहीं तो एक ही वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो बोरिंग लगता है, लेंदी होने लगता है। इससे अच्छा एक वीडियो और बना लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे जीन और क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है।